गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस इज अवर फोर्थ चैप्टर ऑफ द फर्स्ट यूनिट। सो इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े, टेस्टिस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, वाशा डिफरेंशिया, मेल एंड फीमेल डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मैंने आपको पढ़ाए। तो वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दे मस्ट बी हेल्दी एंड देयर फंक्शन मस्ट बी नॉर्मल। अगर उनके फंक्शन नॉर्मल हैं, वो हेल्थी हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट अकॉर्डिंग टू द WHO, World Health Organization, the definition of reproductive health is that the total well-being in all aspects of reproduction. Total well-being in all aspects of reproduction, that is emotional aspects. Emotionally जो है वो मेल और फीमेल जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, and the social society should cooperate them, and the behavioral aspects as well as the physical aspects. अगर physically वो ठीक नहीं होंगे, बेशक उनके reproductive organs ठीक है, then they are not reproductively healthy. So all the aspects should be in a fine condition in respect to the reproduction. Okay, so this is reproductive health. अच्छा, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो है देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आ जाती है ओवर पॉपुलेशन। आपको पता है, अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ है, इंडिया की कंट्री, हमारी इंडिया की जो है पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्राउड हो गया है। तो पॉपुलेशन क्राउड को हम कैसे कम सकते हैं? जैसे कि हम उनको, लोगों को जो है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में गाइड करें, उनको जो है नॉलेज दें कि जो है रिप्रोडक्शन जो है मीन्स कि वहाँ पे नए ऑफस्प्रिंग जो वो नहीं प्रोड्यूस करें, तो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है आपका अर्ली मैरिज। अभी काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो गया है। पहले लोग जो है बहुत जल्दी एज में जो है 10-11 साल के बच्चों की मैरिज कर देते थे। अर्ली मैरिज की वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो हमारी नॉर्मल नहीं हो सकती। तीसरा है आपका हेल्थ ऑफ द मदर। जब लड़की की शादी छोटी एज में हो जाएगी तो उसकी हेल्थ जो वो ठीक नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी। अभी वो प्यूबर्टी पीरियड भी कंप्लीट हो, उसकी शादी होगी, तो जो बच्चे पैदा होंगे दे विल नॉट बी नॉर्मल एंड मदर विल नॉट आल्सो बी नॉर्मल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफॉर्मिटीज। जो अर्ली एज में जिन लड़कियों की शादी होती है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होते हैं। वो नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कई बार उनका ब्रेन नहीं डेवलप होगा, कई बार उनका हार्ट डेवलप नहीं होगा, कई बार उनके डिजिट डेवलप नहीं होंगे। सो मैनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं हुए होते हैं। सो इस वजह से उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। MMR का मीनिंग है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मीन्स कि जब अर्ली एज में शादी हो जाती है एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शंस एंड दे अर्ली डाइज। क्योंकि जल्दी एज में जब बच्चे पैदा शुरू हो जाएंगे, उनकी डेथ भी जो वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उनके जो, जैसे हम बात करें, यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, प्लेसेंटल लेयर प्रॉपरली डेवलप नहीं करती है, तो कई बार जो है वो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो का फ्लूइड जो आपस में मिक्स होकर ब्लड मिक्स हो जाता है और मदर की डेथ हो जाती है और बच्चे की भी डेथ हो जाती है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बड़ी ही बात है, इन्फेंट की भी जो डेथ हो जाती है अर्ली एज में जिनकी मैरिज हो जाती है। अच्छा, लास्ट है आपका STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब लड़की की शादी जल्दी एज में हो जाएगी, लड़कों की शादी जल्दी एज में हो जाएगी, तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव डिजीजेस, सो दे गेट इन्फेक्टेड बाई सेवरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थी। अब इन प्रॉब्लम्स को जो है हमने सीज आउट करना है, इनको सॉल्व करना है, तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज जो बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी, हम लोगों को भी और पब्लिक को भी। तो वो क्या क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले जो है आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला था। आपको पता है 1951 में जब पॉपुलेशन बहुत ओवरक्राउड होनी शुरू हो गई, तो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। उस टाइम में बोलते थे कि हम हमारे तीन बच्चे होने चाहिए फैमिली में, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर से जो है पॉपुलेशन बढ़ती शुरू हो गई। उसके बाद जो है 2 बच्चों की भी प्रोग्राम आ गए कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अब आजकल प्रोग्राम आ रहा है जैसे कि एक ही जो है बच्चा होना चाहिए, एक फैमिली में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी हम परवरिश जो है प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं।
मदर जो है 3 बच्चों को या फादर जो है 3 बच्चों को नहीं पाल सकते, उनकी सारी ज़रूरतें जो है, उनकी फिजिकल नीड्स जो है, उनकी इमोशनल नीड्स है, उनकी सोशल नीड्स है, उनको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चले हुए हैं और वो और चलाए जाने चाहिए। उसके बाद जो है अवेयरनेस जो है लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग जो वो प्रोड्यूस करनी चाहिए बाई ऑडियो वीडियो एड्स, बाई टीवीज, बाई पेपर्स, बाई प्रिंटिंग मीडिया, बाई द गवर्नमेंट और बाई द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दे शुड अवेयर पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल। उसके बाद जो है आपका तीसरा जाता है सेक्स एजुकेशन। स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन जो स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज इस एज में जो है बच्चे एडोलसेंट पीरियड में होते हैं। एडोलसेंट पीरियड में जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मैच्योर होने वाले होते हैं, तो उनको डिफरेंट जो बातें आती हैं इसके बीच में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, उनके बारे में उनको टीच किया जा सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बता सकता है, एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, और जो है पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, दे शुड बी टॉट इन द स्कूल्स। उसके बाद जो है नॉलेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंट पीरियड में आ जाते हैं, उनको एडोलसेंस पीरियड के बारे में बताना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेज आ जाते हैं, तो बच्चे थोड़े मायूस हो जाते हैं कि ब्रेस्ट आ रही हैं या हेयर आ रहे हैं, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं। दे शुड बी टोल्ड दैट दीज आर द नेचुरल फिनोमेना। सो उनको जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के बारे में जो है अवेयर करना होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, कि हमने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। बर्थ को कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, उनके बारे में जो है लोगों को अवेयर करना है। जैसे कॉपर यूज करिए, सहेली मेडिसिन हैं, वो है पिल्स हैं डिफरेंट टाइप की, या ऑपरेशन मेथड्स हैं, तो इस तरह के मेथड्स के बारे में जो लोगों को अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका रिसर्चेज। न्यू रिसर्चेज जो वो बर्थ कंट्रोल को करने के लिए जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए जो वो जारी रहनी चाहिए। ठीक है जी। और लास्ट में आ गया एक और एमनियोसेंटोसिस। ये टर्म आपने सुनी है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो क्या है टेक्निक, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड द क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ द चाइल्ड इन द फीटस कंडीशन। कि जो बच्चा भूमि में मदर के में पल रहा है उसका सेक्स क्या है और उसके बीच में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। क्योंकि सेक्स क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि कुछ जो डिजीजेज होते हैं दे आर सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं। अगर उस बच्चे में कोई सेक्स लिंक्ड डिजीज है एंड दैट इज लीगल टू द चाइल्ड और टू द मदर, देन दे आर एडवाइज टू अवॉइड दैट चाइल्ड। और कई बार जो है कोई उसमें बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसमें कोई ब्रेन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम है ब्रेन, कई बार बच्चे में ब्रेन डेवलप नहीं होता है, कई बार सिर जुड़े होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपने देखा है कई बार बच्चे 2 सिर वाले 4 बाजू वाले जुड़े होते हैं, जब उनकी बर्थ होगी तब तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर इससे पहले ही अगर उनको हम देख लें बाई एमनियोसेंटोसिस, तो उनको जो है हम एडवाइस कर सकते हैं कि यू शुड टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी। क्योंकि एमनियोसेंटोसिस में क्या किया जाता है कि जो आपका यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड को जो है सिरिंज से जो है नीडल से निकाल के जो है उसका टेस्ट किया जाता है। उसमें एक सर्कुलेटिंग बॉडी सी आती है, एक येलो कलर के स्ट्रक्चर आते हैं, उससे हमें बच्चे के सेक्स का पता चल जाता है वो मेल है फीमेल। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल आर यूजिंग दिस फॉर फाइंडिंग द सेक्स ओनली, because they want the male child only, they don't need the female child, so this practice should not be done for this purpose only. Okay, तो ये कुछ strategies हैं which should be followed by the people or the public or the government to aware the people about the reproductive health. अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बर्थ कंट्रोल। क्या गया बर्थ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएंगी, फूड की प्रॉब्लम आएंगी, शेल्टर की प्रॉब्लम आएंगी, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स विच यू नो वेरी वेल। तो उन प्रॉब्लम्स को जो है कंट्रोल करने के लिए हमें बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। बर्थ कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा डिटेल में, आपने देखा मेल में स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल में जो है वो बनते हैं ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं? ओवम। तो हम कैसे कर सकते हैं कि स्पर्म की ट्रांसफर को प्रिवेंट कर दें, कि स्पर्म बन गए मगर वो फीमेल के वेजाइना में ना पहुंचे, they should not reach in the female's vagina, या फीमेल में एग्स बन रहे हैं, ओवम बन रहे हैं, they should not reach to the ovum isthmus junction and the sperm should not fertilize it। हमने स्पर्म की ट्रांसफर को भी प्रिवेंट करना है, ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड, या इम्प्लांटेशन को जो हम प्रिवेंट कर दें। जो एम्ब्रियो जो है जब वो बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, आपको मैंने बताया था 16 सेल स्टेज हो जाती है, तो वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के बीच में जो है वो एम्बेड होना शुरू कर देती है। तो वहां पे जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर में इंसिस्ट ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो, उसके साथ ना जुड़े हो, वो सीधा ही बाहर चले जाए।
सीधे ही वो बाहर निकल जाए, मीन्स उसका वो एबॉर्शन हो जाए। क्या हो जाए? वो एबॉर्शन। तो उस तरह से जो हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन से मेथड हैं? एक हमारे पास टेम्परेरी मेथड है, एक है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड को स्पेसिंग मेथड भी बोल देते हैं, क्योंकि जगह दो, खाली करो, ज़्यादा बच्चे पैदा ना करो। और दूसरा परमानेंट मेथड है, इसको टर्मिनेशन मेथड भी बोल देते हैं कि उसको जो फीटस डेवलप हुआ उसको टर्मिनेट ही कर दो। सो देयर आर टू मेथड, एक है टेम्परेरी और एक है परमानेंट। सबसे पहले हम टेम्परेरी मेथड की बात करते हैं। टेम्परेरी मेथड जो हम टेम्परेरली जो है फॉर सम टाइम जो है हम जो है बर्थ को कंट्रोल करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि एक होते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड होते हैं नेचुरली करते हैं, उसमें हम कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, नेचुरली होते हैं। वो नेचुरल मेथड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं पीरियोडिक एब्सेंस, कि आपको पता है, आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मान लीजिए आपकी मेंसेस फर्स्ट को आ रही है, 5 तक आ रही है, तो आपके चांसेस है कि 11 से लेकर 16-17 तारीख तक जो है वहां पर मेंसेस वो ओव्यूलेशन हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आप क्वाइटस को अवॉइड करें, उस टाइम में इंटरकोर्स नहीं करेंगे। तो उस पीरियड में जो है एग रिलीज हो सकता है, एग रिलीज होगा तो स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो उस टाइम में क्वाइटस नहीं करेंगे तो नेचुरली फिर बाद में स्पर्म जो अगर चले भी जाएंगे तो एग नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। दूसरा आपको बताया क्वाइटस इंटरप्टस, ये भी नेचुरल मेथड है कि जैसे ही क्वाइटस इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जैसे ही अब मेल विल रियलाइज दैट इजैकुलेशन इज गोइंग टू ऑन, कि अब इजैकुलेशन होने वाली है, सीमन स्क्रीट होने वाला है, तो उस टाइम में जो है पेनिस को जो है वेजाइना से विड्रॉ कर लें और जो सीमन होगा दैट शुड बी सिक्रेटेड आउटसाइड द वेजाइना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तीसरा आपको बताया लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाती है, डिलीवरी ऑफ द इंगमेंस होती है, तो मेमरी ग्लैंड जो है दे रिलीज द मिल्क। जितनी देर जो है मिल्क स्क्रीट होता रहेगा मेमरी ग्लैंड से और बच्चा जो उसको पीता रहेगा, उस टाइम में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी तो एग नहीं प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा ना, मेंस्ट्रुएशन होगी, एग नहीं प्रोड्यूस होगा, तो वो टाइम भी वो सेफ पीरियड होता है। उस पीरियड में आप क्वाइटस कर सकते हैं कि दैट इज द सेफेस्ट पीरियड। उसके बाद दूसरा आ गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड है कि स्पर्म्स और एग्स को मिलने से रोकना है, उनको आपस में फ्यूज होने से रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर्स हम यूज कर सकते हैं। बैरियर में आ जाते हैं कंडोम्स। कंडोम्स होते हैं वो मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं। जो मेल कंडोम्स होते हैं वो वेजाइना के ऊपर पहने जाते हैं और फीमेल कंडोम जो होते हैं वो सर्विक्स के ऊपर, मेल कंडोम जो वो पेनिस के ऊपर पहने जाते हैं और जो फीमेल कंडोम होते हैं वो वेजाइना और सर्विक्स के ऊपर जो वो पहने जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है दूसरे जो है आपके डायफ्राम है। क्या है दूसरे? डायफ्राम है। डायफ्राम फीमेल जो कंडोम्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड, उनका नाम होता है फोमिडोम्स। फीमेल कंडोम्स को बोलते हैं फोमिडोम्स। दूसरे आगे डायफ्राम्स। जो डायफ्राम्स होते हैं ये एक सॉफ्ट रबर के बने होते हैं, दे आर कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कप होता है, इसको वेजाइना के ऊपर पहन लेते हैं। डायफ्राम जो है दैट इज बियर ऑन द वेजाइना, दिस इज ए सॉफ्ट रबर कप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें स्पर्मिसाइड होता है, जैसे स्पर्म यहाँ पे आएंगे वेजाइना के पास तो इसके स्पर्मिसाइड जो स्पर्म्स को किल कर देंगे और स्पर्म्स की एंट्री जो अंदर यूट्रस में नहीं होगी। तीसरा बताया आपको सर्विकल कैप्स, दे आर स्मॉल डायफ्राम है, डायफ्राम की तरह स्मॉल है, ये भी रबर के बने होते हैं। एंड दे आल्सो हैव इंसेक्टिसाइड्स, स्पर्मिसाइड्स व्हिच विल किल द स्पर्म्स एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल्स वेजाइना। एंड वॉलेट कर्व्स हैं, ये वेजाइना और सर्विक्स को टोटली कवर कर देते हैं। एंड स्पर्म्स जो है दे शुड नॉट रीच द वेजाइना एंड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल सिस्टम। So in this method we can control the birth because sperms will not reach the ovum and the fetus will not develop and the birth will not take place. So ये दूसरे बैरियर मेथड हो गए। तीसरा हो गया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को यूज करते हैं। केमिकल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए फोम, जैसे कि हमारे पास फोम टेबलेट्स होती हैं, ड्यूरिंग सेक्स जो है वो फोम टेबलेट्स को वेजाइना के बीच में डाल दिया जाता है, या क्रीम जो है पेनिस के ऊपर लगा दी जाती है, जेलीज होती हैं और उनमें स्पर्मिसाइड्स होते हैं which will kill the sperms when they will reach the vagina. Okay? उसके ये जो स्पर्मिसाइड्स होते हैं, ये जो आपके केमिकल जो हैं जिनको स्पर्मिसाइड्स भी बोल देते हैं, ये केमिकल्स हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड है, आपका सिट्रिक एसिड है, बोरिक एसिड है, पोटाशियम परमैंगनेट है। ये केमिकल्स जो उन टेबलेट्स के ऊपर, उन जेलीज के ऊपर जो है के बीच में होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं। ठीक है। अब चौथा मेथड आ गया आपका इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जो इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है इनको IUCDs भी बोल देते हैं। ये जो डिवाइसेस होते हैं दे आर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। यहाँ पे जो है इंसर्ट किए जाते हैं बाय डॉक्टर्स और बाय नर्स और बाय सम एक्सपर्ट्स। और ये डिवाइसेस जो होते हैं ये भी स्पर्म्स को जो है वो
वहाँ पे वेजाइना के अंदर जो है, यूट्रस के अंदर जो है नहीं पहुंचने देते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं। एक होते हैं नॉन मेडिएटेड, जिनसे कोई केमिकल रिलीज होता है, जैसे कि लिप्स ट्यूब है। दूसरा जो है इसके बीच में आपका आता है वो कॉपर लीजिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि बोलते हैं कॉपर टी। ये जो कॉपर लीज करते हैं, कॉपर जो स्पंज को किल कर देता है। तीसरे हैं आपके हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। उसमें ज्यादातर जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब वो रिलीज होता है, और आपको पता है प्रोजेस्टेरोन जब हार्मोन रिलीज होता है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो डिजेनरेट हो जाता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है तो एंडोमेट्रियम लेयर oral pills हैं, they are taken in the form of a tablets such as माला डी, सहेली, माला एल, इस तरह की टेबलेट्स होती हैं। they are taken for 21 days। ये पिल्स जो हैं, जैसे कि मैसेज आने के दूसरे तीसरे दिन से शुरू कर देते हैं। जैसे मानो फर्स्ट को मैसेज आई, 3 से जो पिल्स लेने शुरू कर देंगे और लगातार 21 डेज के लिए लेनी है विदाउट एनी गैप। और उसके बाद जो है 21 डेज पिल्स लेने के बाद जो है 7 डेज का गैप देना है। 28 डेज हो गए, 21 + 7 28 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मेंसेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है इनको बोलते हैं, ये भी जो है स्पर्म्स को जो है वहाँ पे पहुँचने नहीं देती हैं, मीन्स ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती है। ओके, उसके बाद जो है आपका आ जाते हैं सब क्यूटेनियस इम्प्लांट्स। ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मैंने बताया कि वो उसको कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट करता है, तो एंडोमेट्रियम लेयर भी डिजेनरेट। तो यहाँ पे जो है सब क्यूटेनियस स्किन के बीच में जो है प्रोजेस्टेरोन जो है वो इम्प्लांट किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट करने से क्या होता है, ओव्यूलेशन जब वो स्टॉप हो जाती है, साथ में जो है वहाँ पर आपके जो है थिकनिंग ऑफ द सर्विक्स हो जाती है। जो सर्विक्स को म्यूकस लेयर कवर करती है वो थिक हो जाती है। थिक सर्विक्स लेयर की वजह से जो है स्पर्म जो उसके अंदर एंटर नहीं करते हैं। और ये जो है 5 ईयर्स के लिए जो है, दिस इज द सेफेस्ट, 5 ईयर्स के लिए जो ये प्लांट चलता है। उसके बाद आ गया आपके हार्मोनल इंजेक्शन। हार्मोनल इंजेक्शन में भी जो है वो प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे भी ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया जाता है या उसको स्टॉप कर दिया जाता है। और हार्मोनल इंजेक्शन जो है, जैसे कि आई पिल है, पिल 72 है, इस तरह के इंजेक्शन जो वो लिए जाते हैं। उसके बाद एक और बताया मैंने कि अर्ली मॉर्निंग टैबलेट्स होती हैं, इमरजेंसी टैबलेट्स बोलते हैं। कई बार जो बाई चांस क्वाइटस के टाइम में जो वो कंडोम रप्चर हो जाता है या कोई मेडिसिन लेने की, पिल लेने की याद नहीं रही तो बाद में याद आता है, तो विदिन 72 क्वाइटस के 72 आवर्स के बीच में जो है इन मेडिसिन को, इन टैबलेट्स को लिया जा सकता है, और वो भी जो है बर्थ कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड जो है वो उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, और ये इसमें सर्जिकल मेथड है। कैसे मेथड है ये सर्जिकल, ये मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है। मेल सर्जिकल मेथड को फॉर कंट्रोलिंग बर्थ वेसेक्टोमी बोलते हैं, एंड फीमेल सर्जिकल मेथड को फॉर बर्थ कंट्रोल जो है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। जो वेसेक्टोमी जो है आपकी, आपको पता है कि मेल में जो है वो यहाँ पे टेस्टिस हैं, यहाँ से वो आपका बासा डिफरेंशिया है, एपिडिडिमस है एंड वासा फ्रेंशिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वासा डिफरेंशिया को जो है वो कट कर देते हैं, वहाँ पे कट करके नॉट लगा के जो है उसको टाइट कर देते हैं, और इससे जो टेस्टिस से जब स्पर्म्स बनेंगे, दे आर नॉट रिलीज्ड। If they are released, they will not reach through the penis into the vagina of the female. ये आपकी वेसेक्टोमी होगी। जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, आपको पता है, ये फिम्बरी है, ये एम्पुला है, ये इस्टमस है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, और ये ओवरी है यहाँ पर। तो यहाँ से है, और यहाँ से अगर स्पर्म आ भी जा रहा है, मान लीजिए वेसेक्टोमी नहीं की है मेल में, तो यहाँ से स्पर्म अगर आ रहा है तो वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट कर दिया हुआ है, और वो स्पर्म जो वो ऐसे फ्यूज नहीं होगा, और इस तरह से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है, मेल में वेसेक्टोमी होती है, ठीक है जी। अब जो है उसके बाद